आप सभी को नमस्कार। आज एक बार पुनः फिर हम आपके सामने आए हैं इतिहास के कुछ प्रश्नों को लेकर। और ये प्रश्न ऐसे हैं कि जो अभी फ़िलहाल जो आपके पेपर हुए हैं उन पेपरों में ये प्रश्न आए, और ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इतने सरल देखने में लगते हैं ऐसे प्रश्न, लेकिन वास्तविकता में ये इतने घुमाव में होते हैं प्रश्न कि हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती करके उन प्रश्नों को गलत कर जाते हैं। तो इन पे हमें विशेष ध्यान रखना है। कुछ जो अभी आपके पेपर हुए, जैसे नेट के पेपर हुए, CRF के पेपर हुए, KVS के पेपर हुए, उन KVS के पेपरों में भी देखने में बहुत आसान प्रश्न इतिहास के लगे हैं, लेकिन उन इतिहास के प्रश्नों में बहुत माइनरी सा अगर हम गहन अध्ययन किए रहते हैं तभी उसका अच्छे से सलूशन कर पाते हैं, अन्यथा वह गलत हो जाते हैं। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि वह हमने बहुत अच्छा किया है, मेरा 100 में इतने हैं, 125 में 120 जा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग उत्तर माला मिलाते हैं तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी कम मार्क्स आ जाते हैं। तो बहुत मूलभूत चीज़ें रहती हैं जो हमें रटने पे नहीं याद होती हैं, इसलिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम किसी टॉपिक को, किसी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, देख लेते हैं, तो ऐसे समय में हमें वह चीज़ अच्छे से याद हो जाती है। तो जैसे हम पहला प्रश्न अभी जो हमारे नेट में आया, नेट के पेपर में आया था, पिछले माह जो पेपर फरवरी में हुआ, उनमें एक प्रश्न पूछा गया, किसका कथन है, प्रश्न आया था, किसका कथन है कि लॉरेंस अपने पीछे अकाल तथा भूखमरी लाया था। एक प्रश्न आया कि अकाल और भूखमरी किसने लाया, कौन वह व्यक्ति था, अंग्रेज था जो अकाल और भूखमरी को अपने पीछे ले आया। ये प्रश्न है, किसने कहा? तो एक दूसरा अंग्रेज ही कहा था जिसका नाम था जॉन फ्रेंट। ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको 4 ऑप्शन पेपर में जरूर मिलते हैं और वह पेपर में 4 ऑप्शन में एक ही सही होता है। तो जॉन फ्रेंट जो था, जॉन फ्रेंट याद रखिएगा, जॉन फ्रेंट एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यह कहा था कि लॉरेंस जो अंग्रेज था जब भारत आया तो लॉरेंस अपने पीछे क्या लेकर आया, अकाल और भूखमरी लेकर आया। किसने कहा, ये ध्यान रखना हम लोगों को। तो ये फ्रेंट ने कहा, फ्रेंट ने, ठीक है। अगला अगर हम लोग प्रश्न की बात करें, चर्चा करें, तो किसके समय में यंग हस्बैंड, ये ध्यान रखिएगा, यंग हस्बैंड नामक जो टीम आई थी, कमेटी आई थी, वह किसके काल में आई थी। ये किसके, पहले तो ये प्रश्न बनता है कि यंग हस्बैंड जो कमेटी आई थी, टीम आई थी, वो किसके काल में आई थी, पहले तो ये प्रश्न है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यंग हस्बैंड जो टीम आई थी वह लॉर्ड कर्जन के समय में आई थी, भारत का गवर्नर जनरल जिसने बंगाल का विभाजन किया, जिसने भारत में पुरातत्व का जनक एक प्रकार से माना जाता है। पुरातत्व का सबसे, अगर किसी ने भारत में कार्य किसी गवर्नर अंग्रेज ने किया है तो वह अंग्रेज लॉर्ड कर्जन था, जो 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक गवर्नर बना था। कहाँ का गवर्नर था? भारत का गवर्नर जनरल था। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, जिसको हम दूसरी शब्दावली में वायसराय कह सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन वायसराय था। अगली बात अगर हम लोग करते हैं 1899 से 1905 में, तो यंग, दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, यंग हस्बैंड जो आया था, कम टीम आई थी, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी। अभी मैंने प्रश्न आपको बताया कि किसके काल में आया, तो हमारा उत्तर होता है, जो काल पूछा जाए, समय पूछा जाए, तो लॉर्ड कर्जन के समय में आया। और जब पूछा जाए किस क्षेत्र से संबंधित था,
तो तिब्बत से संबंधित था, ये ध्यान रखिएगा। तिब्बत से जो संबंधित टीम आई थी विदेशियों की, अंग्रेजों की, उसे यंग हस्बैंड टीम कहते हैं। यंग हस्बैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यंग हस्बैंड, उसका जो कमेटी आई थी, टीम आई थी, वो उसका नेतृत्व करता था। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो था वो यंग हस्बैंड था। एक अगला प्रश्न जो हमारे सामने आता है वो ये था कि सिंधु नदी में किस अंग्रेज अधिकारी की नौका मतलब क्या होती है? नाव। आप जानते हैं कि विदेशी जो व्यापार थे वो समुद्र के रास्ते से ही व्यापार करते थे। अंग्रेज हों या पुर्तगाली हों या डच आए, फ्रांसीसी, मतलब व्यापार एक प्रकार से जो ट्रेड चल रहा था, वो ट्रेड किससे चल रहा था? समुद्र के माध्यम से चल रहा था। और उस समुद्र के माध्यम से चलने का मतलब ये हो गया आपका कि जहाज, पानी वाली जहाज होती थी, और उस पानी वाले जहाज के बारे में एक प्रश्न आता है, बहुत अच्छा प्रश्न, अभी जो पिछला 28 फरवरी को नेट का पेपर हुआ उसमें पूछा गया था। और इतना अच्छा प्रश्न, मुझे भी इसके पहले इस प्रश्न के बारे में नहीं जानकारी थी, लेकिन मैंने जब पेपर के बारे में बाद में इसको ऑब्जर्वेशन किया, देखा, तो मुझे पता चला कि ये वास्तव में बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो पूछा था किस सिंधु नदी में किस अंग्रेज अधिकारी की नौका को देखकर एक सिंधी व्यक्ति था, सिंध देश का निवासी सिंधी था, और उसने कहा था कि दुख की बात है कि सिंध अब गया। दुख की बात है कि सिंध अब गया, क्योंकि अंग्रेजों ने नदी को देख लिया। आप समझ रहे हैं बात को, कि अंग्रेज जो थे वो सिंध की नदी को देख लिए, इसलिए सिंधी व्यक्ति ने कहा कि अब सिंध चला गया। तो वह किस अंग्रेज को देखकर सिंधी ने इस बात को कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधी, वह कौन सा सिंधी व्यक्ति था, वह कौन सा सिंध जो निवासी था सिंध का, वह व्यक्ति किसको देखकर, मतलब किस अंग्रेज को देखकर ये कहा था कि अब सिंध चला गया। कहाँ चला गया? अंग्रेज, मतलब भारत के हाथ से चला गया। तो वह जो व्यक्ति था वो नाव किसकी थी, उस पर कौन सा अंग्रेज बैठा था, तो उसका नाम था अलेक्जेंडर बर्न्स। ये आपको ध्यान रखना होगा। अलेक्जेंडर बर्न्स नामक जो व्यक्ति था वो ब्रिटिश नाविक था, और उस नाविक ने जहाज से वो सफ़र कर रहा था। जब वो सिंध पहुंचा तो वहाँ पर सिंधी, मतलब सिंध देश का एक निवासी जो व्यक्ति था, उसने देखा, और ये उसके मुंह से अचानक सहसा निकल गया कि अब तो सिंध गया। अर्थात अंग्रेजों ने नदी का, जो सिंध का रास्ता है, नदी के माध्यम से उसे देख लिया है। आगे की जब हम प्रश्न की बात करते हैं, किसके प्रश्न आता है? उत्तरी पश्चिमी प्रांत। देखिए, आपको मैं बता दूं कि मैंने अभी ऊपर एक प्रश्न बताया कि तिब्बत से संबंधित यंग हस्बैंड कमेटी की बात हमने की थी अभी आपसे। तो अभी हमने जब वो चीज़ें आपको बताई थी, तो वो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। उसी से रिलेटेड तीसरा प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किस वायसराय ने किया। अब देखिए, उत्तरी पश्चिमी, अगर हम लोग मैप को उठाएंगे तो उत्तर हमारा कश्मीर क्षेत्र हो गया, और दूसरा जो आपका आता उत्तर पश्चिम गुजरात के साइड का क्षेत्र आ गया, और उत्तर पूरब की साइड में आप देखेंगे जो हिमालय का पूरा भाग गया हुआ है ऐसे करके, तो ऊपर ही तिब्बत है, उधर पूर्वी क्षेत्र हो गया, और इस साइड मतलब लद्दाख हो गए, और आप इधर देखेंगे अफगानिस्तान का जो क्षेत्र हो गया, इधर नीचे आएंगे आप बलूचिस्तान और गुजरात तक आएंगे। तो ये पश्चिम से लेकर के उत्तर का क्षेत्र, मतलब उत्तर पश्चिम क्षेत्र का गठन किसने किया? तो आपको हमारा उत्तर क्या होता है कि लॉर्ड कर्जन ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का गठन किया। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे का जब प्रश्न हम लोग बात करते हैं कि अंग्रेज अजय हैं।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा भी गया है कि अंग्रेज अजेय हैं ब्रिटिश राज की आरंभिक अवस्था में, इस मिथक को तोड़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था। बात समझ रहे हैं? अंग्रेज अजेय हैं मतलब जो इंग्लैंड के शासक लोग थे, व्यापारी लोग थे, ये अपने आप को हमेशा अजेय मानते थे। जैसे वो जो भारत आया, अब ध्यान, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 1757 में 23 जून को प्लासी का युद्ध इन्होंने लड़ा, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा, और उसके बाद इलाहाबाद की संधि के साथ पूरा इन्होंने जो क्षेत्र है वो क्षेत्र इन्होंने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। मतलब बहुत भारत का एक लगभग बहुत बड़ा भाग उन्होंने क्या कर लिया, अपने क्षेत्र में मिला लिया था अंग्रेजों ने। तो ऐसी स्थिति में इतनी शक्ति उनके पास थी, नौका जो नाव की शक्ति थी, नौसेना थी उनकी, वो इतनी फॉरवर्ड थी कि वह किसी भी देश पर विजिट कर सकते थे। इसीलिए अंग्रेजों को उस समय मतलब 18वीं शताब्दी में अजेय माना जाता था। लेकिन भारत देश में अभी तक वो जीतते आए पहला शासक, पहला व्यक्ति जिसने अंग्रेजों को इस मन में जो एक इच्छा थी ना, मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा, तो हराने वाला जो पहला व्यक्ति था, मिथक, उस मिथक को तोड़ने वाला भारत में जो पहला व्यक्ति था वो था हैदर अली। आपको याद रखना होगा 1767 से 1769 तक, फिर 80 से 84 तक, फिर 1792 ईस्वी में, और फिर 1799 ईस्वी में 4 आंगल और मैसूर के युद्ध लड़े गए। इन चारों आंगल मैसूर युद्ध में जो दूसरा आंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक हुआ, 1782 ईस्वी में हैदर अली जी की मृत्यु हो गई। लेकिन हैदर अली ने अपने जीते जी अंग्रेजों को पूरी तरह से पराजित किया था। जब उन्होंने पराजित किया था तो इसीलिए कहा जाता है कि हैदर अली पहला वह भारतीय था जिसने अंग्रेजों के मन से वह भ्रांति निकाल दी कि हम जो है अजेय हैं। अंग्रेज अपने आप को हमेशा अजेय मानते थे, लेकिन उनका ये भ्रम पूरी तरह से तोड़ने का जो कार्य किया वो किसने किया? हैदर अली ने किया। हैदर अली का ही पुत्र बाद में आगे चल के टीपू सुल्तान, जिनका नाम आपने काफ़ी हम लोगों ने सुना है, तो टीपू सुल्तान गद्दी संभालता है। और बाद में फिलहाल 1799 में जब आंगल मैसूर युद्ध होता है तो उसमें लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व वाली जो संगठित सेनाएं रहती हैं उसमें वो पराजित हो जाते हैं, टीपू सुल्तान मार दिए जाते हैं, और अंततः मैसूर का जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश में मिला लिया जाता है। लेकिन हैदर अली पहला व्यक्ति जिसने अंग्रेजों को इस मिथक को तोड़ दिया। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगला जो प्रश्न हमारे सामने अभी नेट में ही आया था वो भी कि लॉर्ड एलनबरो का नाम आपने सुना होगा। लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा जब प्रतिबंधित किया था, अब आपको याद होना चाहिए, लॉर्ड एलनबरो का नाम याद आ गया। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 ईस्वी था, और फिर आगे वो भारत का वायसराय के रूप में जो काम किया, उस लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 में जो दास प्रथा का अंत करने की बात आई थी, उस दास प्रथा का अंत का, तब देखिए पहले प्रश्न ये पूछता था कि जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय कौन था प्रधानमंत्री ब्रिटेन का। 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो कौन था, और जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। लखनऊ समझौता 1916 में जब हुआ तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। रॉलेट एक्ट जब भारत आया तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। जब भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 13 अप्रैल को हुआ तो उस समय कौन था। तो इस तरह से जो बनते हैं प्रश्न,
प्रधानमंत्री कौन था, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ऐसे ऐसे प्रश्न लगातार बनते रहते हैं, लेकिन ये एक नया प्रश्न मिला, और ये नया प्रश्न मिला जब दास प्रथा 1843 में 43 में समाप्त करने की घोषणा की गई लॉर्ड एलन बैरो द्वारा। तो उस समय कौन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? तो उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो रॉबर्ट पील था। रॉबर्ट पील, याद रखना, पापे बड़ी ई की मात्रा और रॉबर्ट पील जो है उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, ये भी ध्यान रखना होगा। प्रतिज्ञा आंदोलन, ये भी बहुत बार, वैसे छोटे छोटे पेपरों में बहुत बार पूछा गया, लेकिन ये पेपर, बड़े पेपर में भी ये क्वेश्चन आ गया कि प्रतिज्ञा आंदोलन किसने चलाया। तो प्रतिज्ञा आंदोलन ये आर्य समाज के साथ साथ ना चल करके, ब्रह्म समाज के साथ साथ ना चल के, बल्कि ये प्रार्थना समाज, आपको याद होगा 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई है, और उस 1867 में जो स्थापना हुई प्रार्थना समाज की, उस प्रार्थना समाज में ये आपको अच्छे से देखना होगा कि उनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, और वो आंदोलन कौन सा था? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज को द्वारा जो चलाया गया आंदोलन था, उस आंदोलन को कहा गया प्रतिज्ञा आंदोलन। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। अभी अभी KVS का एक पेपर हुआ, और KVS के पेपर में पूछा गया कि अर्थशास्त्र का नाम सुनो। अर्थशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र जो लिखे थे उनका नाम आपने सुना होगा। वो नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बात आती है, जो हमें मौर्य वंशावली प्रशासनिक व्यवस्था ज़्यादा मिलती है, और वो प्रशासनिक व्यवस्था किसके काल की मिलती है? मौर्य काल की। ना हम कह सकते हैं, प्रश्न कभी कभी आता है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में या विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र में जो प्रशासनिक व्यवस्था दी गई है वो किस काल की है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये हम किताबों में, सामान्य किताबों में पढ़ते कि मौर्य काल की है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते मौर्य काल की। हाँ, इतना इसलिए मौर्य काल की मानते हैं क्योंकि ये 3री और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व की मध्य की किताब है, और उस समय भारत में जो वंश था वो मौर्य वंश था, इसलिए हम कहते हैं कि मौर्य वंश से संबंधित किताब है। वैसे चाणक्य माना भी जाता है, हम लोग पढ़ते भी हैं, विष्णुगुप्त या चाणक्य जो थे वो प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, फिर कुछ दिन तक बिंदुसार के भी रहे, जैसा भी पढ़ते हैं। तो उन्होंने जो अर्थशास्त्र की किताब लिखी उसका मूलतः अनुवाद किसने किया? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उस पुस्तक का मूलतः अनुवाद किसने किया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि उसका अनुवाद करने के लिए जो व्यक्ति सामने आते हैं वो श्याम शास्त्री जी आते हैं। 1909 ईस्वी में श्याम शास्त्री जी ने अर्थशास्त्र को मूल रूप से अनुवादित किया था और सबके सामने उस किताब को लाए थे। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था जो हम लोगों ने जाना इसको। ये सभी प्रश्न अभी हाल ही में जो आपके 2 पेपर इतिहास के हुए, KVS का पेपर हुआ और एक आपका जो है UGC नेट का पेपर हुआ इतिहास का। तो KVS प्रवक्ता में भी ये प्रश्न आए थे। तो आप कहीं ना कहीं से देखिए, ये ना सोचिए कि ये पेपर नेट में आया तो मैं क्यों पढ़ूँ, ये क्वेश्चन JRF में आया तो मैं क्यों पढ़ूँ, ये पेपर इतिहास के प्रवक्ता में आया तो मैं क्यों पढ़ूँ। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन अगर कोई एक बार बन गया तो वो छोटे से छोटे पेपर में भी पूछा जा सकता है और आप कह भी नहीं सकते ये प्रश्न ऐसा क्यों पूछा है। ये आपको बहुत अच्छे से जानना होगा। इसलिए जहाँ जो भी प्रश्न मिले, अगर आपका सिलेबस कि हाँ उसमें हिंदी है, इतिहास है, लोकतंत्र है, इतिहास की ये टॉपिक है, मुझे इतने डीप में नहीं जाना। आज का समय ये नहीं कहता कुछ डीप है और आज का समय ये नहीं कहता कोई ऊपर है। नेट के पेपर में सामान्य सी प्रश्नावली पूछ सकती है कि
चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पे बैठा तो वो कौन सी शताब्दी थी, एक सामान्य सा प्रश्न पूछ सकता है। जबकि बीएड जैसे पेपर, एंट्रेंस पेपर में या और हल्के पेपर में आप देख लो तो उसमें कठिन पूछ सकता है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन अगर आपने कहीं पे भी पढ़ा है तो क्वेश्चन ये मत सोचिए कि मैं इतिहास के नेट का क्वेश्चन मैं क्या करूँगा, मैं इसका पीसीएस में, तो पीसीएस में पूछा गया मैं क्यों पढ़ूँ। ऐसा नहीं है। एक बार अगर कहीं क्वेश्चन बन गया, चाहे वो रेलवे में बन गया हो तो भी पीसीएस में पूछा जा सकता है, नेट में पूछा जा सकता है, जेआरएफ में पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, पीएचडी एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, या अदर आप पेपर देते हो उसमें भी पूछा जा सकता है। इसलिए कभी ये ना सोचिए आप कि इसमें आया तो उसमें क्यों पढ़ूँ, उसमें आया तो इसमें क्यों पढ़ूँ। इसलिए जितने भी प्रश्न जहाँ कहीं से मिले आप पढ़ते रहो। अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति ले लेनी है तो पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न अगर हम इसी क्रमबद्ध तरीके से देखें तो एक प्रश्न जो काफ़ी पेपरों में पूछा गया, अभी नेट में भी पूछ लिया गया था, इतिहास के नेट में पूछ लिया, और उसमें ये कहा गया था नेट के पेपर में कि वह कौन श्वेतांबरी मुनि है, जैन मुनि, वह कौन सा श्वेतांबरी जैन मुनि है जिसको स्त्री की संज्ञा मतलब स्त्री के रूप में माना जाता है। ये बहुत बार पूछा गया, बहुत सामान्य प्रश्न, लेकिन नेट में उठा के आ गया। तो मल्लिनाथ जी को स्त्री माना जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय, आप जानते हैं जैन धर्म के 2 संप्रदाय प्रमुखता, वह संप्रदाय कई उसमें बढ़ चुके हैं, लेकिन 2 संप्रदाय प्रमुखता है। एक संप्रदाय का नाम है श्वेतांबर और दूसरे संप्रदाय का नाम है दिगंबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने मल्लिनाथ जी को स्त्री के रूप में माना है, जो 19वें तीर्थंकर थे, उन्हें स्त्री की संज्ञा स्त्री के रूप में माना है। किसने? श्वेतांबरियों ने माना। आगे का प्रश्न हम कल मिलेंगे, देखेंगे। एक समय दिया जाएगा लाइव होने का, स्टेटस पे डाल देंगे और तत्पश्चात मैं उस समय लाइव मिलूँगा। लेकिन और अन्य प्रश्न जो केवीएस या अदर एग्जाम्स में इतिहास के आए हैं उन प्रश्नों को लेकर मिलूँगा। बाकी जय श्री राम, धन्यवाद।